नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सैन्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रश्नों को हल किया, पाषाण काल के प्रश्नों को हल किया। ठीक है, आज हम लोग वैदिक काल के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में छोटी मगर मोटी बातें सीख लेते हैं कि वैदिक काल है क्यों। ठीक है, क्यों इसे वैदिक काल ही कहा गया। ठीक, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके पहले। तो जीवन की जानकारी जो है पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। उसके बाद जीवन की जानकारी किससे मिली? वेदों से मिली। ठीक है, वेदों के माध्यम से हमें पता चला। इसीलिए इसको क्या है, वैदिक संस्कृति कह देते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति कह देते हैं। अब देखिए, चूंकि जो है आर्यों को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कह देते हैं। ठीक है, कहीं हमें आर्य संस्कृति दिख जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसे आर्य संस्कृति भी कह देते हैं। अब देखिए, यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। यह भी बात आती है स्पष्ट कि भाई साहब ये क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी। इससे भी प्रश्न बना है। ठीक है, कि यह क्या थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी। और सुनिए, देखिए, जैसे आर्यों का मूल निवास स्थान पे विद्वानों में मतभेद है, लेकिन मैक्स मूलर का जो मत है ना, वो अधिकतर मान्य है। ठीक है, मैक्स मूलर ने क्या बताया कि भाई साहब जो ये आर्य थे ना, आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया। ठीक है, इनका निवास कहाँ था? मध्य एशिया था। आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया था। देखिए, और दो सबसे बड़ी बात है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल, हाँ ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, अब हम लोग अपने प्रश्न को पढ़ेंगे बड़े अच्छे ढंग से। ठीक है, देखिए, हमसे प्रश्न में कह रहे हैं ना कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? क्या पाटलिपुत्र, या राजगृह, या चंपा, या वैशाली? ठीक है, देखिए, प्रश्न को समझिए। बस हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि जो प्राचीन मगध साम्राज्य उसकी राजधानी कौन है। ठीक है, बस वो घुमा रहे हैं पूरी बात में। ठीक है, अब देखिए, एकदम 23 की में प्रश्न आया, ये बीपीएससी प्री 2023 की परीक्षा में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजगृह होगा। इसी को गिरिव्रज भी आपको मिलेगा कि गिरिव्रज भी इसी को कहा जाता है। अब कभी मान लीजिए विकल्प में गिरिव्रज रख दें, ठीक है, गिरिव्रज, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस बात को समझना है कि सही उत्तर क्या है, राजगृह, इसी को कहते हैं गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज। ठीक, अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि व्याख्या में कह रहे हैं हमसे कि पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना के निकट एक स्थित प्राचीन शहर है। ठीक है, इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। देखिए, हमें एक नई बात पता चल गई कि जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, उसकी स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। चलिए ठीक है, एक नई बात पता चल गई, पाटलिपुत्र जो है पटना के निकट एक प्राचीन शहर है और इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, जो मगध शासक था। ठीक है, अब देखिए, यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। अब देखिए स्पष्ट हो गया कि जो पाटलिपुत्र था वो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह विकल्प सही नहीं है। अब देखिए आगे व्याख्या में कह रहे हैं, आगे अभी बात समाप्त हुई नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हमसे आगे ये बता रहे हैं ना कि ध्यातव्य है कि वैशाली प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं है। ठीक है, क्या है? वैशाली जो है प्राचीन, ठीक है, मगध की राजधानी नहीं थी, तो ए विकल्प गलत हुआ और डी भी गलत हुआ। अब देखिए, कह रहे हैं उल्लेखनीय है कि गिरिव्रज या राजगृह एक प्राचीन शहर था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ठीक है, ये कहाँ स्थित था? राजगृह नालंदा जिले में स्थित था। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अतः यह सही विकल्प है। चंपा प्राचीन मगध की राजधानी नहीं थी, इसलिए यह भी विकल्प सही नहीं है। इसलिए क्या है, सही उत्तर विकल्प बी है। पूरी बात ही समझिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि जो पाटलिपुत्र था उसकी स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। लेकिन हमसे यहाँ प्रश्न में डिमांड ये कर रहे थे कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है, ये हमको बताना था। तो ध्यान से सुनिए, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज है। ठीक है, अब देखिए,
वैशाली क्या है? ठीक है, तो वैशाली भी क्या है? प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक, हमें यह जान लेना है कि राजगिरी जो है नालंदा शहर में है, बिहार के। ठीक, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे कह रहे हैं ना कि ऋग्वेद का देखिए ऋग्वेद से ढेर सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। हमें ज्यादा नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहे हैं जो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? हाँ, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्या सातवां मंडल समर्पित है? कि आठवां मंडल समर्पित है, नौवां मंडल समर्पित है, या फिर हमसे ये पूछ रहे हैं कि 10वां मंडल समर्पित है। ठीक, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कि सोम को कौन सा समय, और परीक्षा में ये प्रश्न देखिए बीपीएससी में बना ही है, साथ में यूपी में भी इससे प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? नौवा मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का नौवा मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का नौवा मंडल जो है सोम को समर्पित है। ठीक है, यही याद करेंगे कि जो नौवा मंडल है वो किसको समर्पित है? वो सोम को समर्पित है। ठीक है, नौवा मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं कि सातवें मंडल में क्या है। तो सातवें मंडल में देखिए दशराग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध का वर्णन है जो कहाँ पे हुआ था? जो परुश्री नदी के किनारे भरत जन और 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है कि दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? परुश्री। ठीक है, जो रावी नदी आज है ना, उसे ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? परुश्री। यह भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, परुश्री, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल में हम लोग जाने की क्या है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। 10वें में क्या है? चतुर्वर्ण का उल्लेख है पुरुष सूक्त में। और इसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, ठीक है, क्षत्रिय भुजाओं भुजाओं से उत्पन्न हुए, ठीक है, वैश्य जंघे से उत्पन्न हुए और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। ये सारी बात कहाँ कही गई? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था थी वो किसमें? 10वें मंडल में। ठीक है, सातवें मंडल में हमने देखा दशराग युद्ध जो परशुरी नदी के तट पर हुआ। ठीक है, नौवें मंडल में हम देखा सोम का उल्लेख। ठीक है, हमें कभी गलत नहीं करना है कि सोम का उल्लेख, ठीक है, किस मंडल में? तो नौवें मंडल में। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या में क्या नई बातें कुछ मिल रही हैं तो देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहे हैं ना कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ठीक है, अब देखिए एक नई बात हमें पता चल गई कि जो है नवे मंडल में 114 सूक्त हैं। कितने? 114। और 114 सूक्त समर्पित हैं सोम जी को। सोम को समर्पित है। ठीक है, अब देखिए सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, 7वें मंडल में क्या है? दशराग युद्ध का वर्णन है। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए फिर से वही प्रश्न, थोड़ा भी ध्यान देंगे तो प्रश्न सही हो जाएगा। हम लोग का कह रहे हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? क्या इंद्र और उनके हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को? ठीक है, तो सोम और पेय पर नामाकृत देवता को। ठीक है, सोम क्या था? सोम आर्यों का पेय पदार्थ था जिसे कहाँ से प्राप्त किया जाता था? अब कभी ऐसे प्रश्न बन जाए तो मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है, हमसे कह रहे हैं ना कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? किस मंडल में? ऐसे भी प्रश्न बन चुका है। कह रहे हैं गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? क्या उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग में मिलता है। ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? तो जो है तृतीय मंडल में।
देखिए गायत्री शब्द ऐसे लिख लीजिए, गायत्री। और इस त्रि को हमेशा ध्यान रखिए, मैं तो ऐसे याद किया हूँ कि ये त्रि मतलब जो है तीसरे मंडल या तृतीय मंडल में, ठीक है, तृतीय मंडल में ये सारी बातें मिली हैं, ठीक है। और ये किसको समर्पित है, ऐसे ही प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यह शवित, ठीक है, सविता किसका परिवाची है, सूर्य जी का, ठीक है। तो यह शवित सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। अब देखिए पुनः रिवीजन करेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में, ऋग्वेद में, किस मंडल में, तीसरे मंडल में, ठीक है। 10वें मंडल में क्या है, तो चतुर्वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जो है 10वें मंडल में है। सर 7वें मंडल में क्या है, तो 7वें मंडल में दसरा की युद्ध जो परशुराम नदी के तट पर हुआ, ठीक है। अब देखिए 9वें मंडल में क्या है, तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। सोम आर्यों का पेय पदार्थ था, और जो है जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। हाँ, कह रहे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। मतलब अछूत का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो किस काल में, अभी हम लोगों ने देखा, कह रहे हैं कि ऋग वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, या उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है, या उत्तर गुप्त काल में हुई, या फिर क्या है धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में जो है अवछूत की अवधारणा, ठीक है, स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, ठीक है। अछूत की अवधारणा जो है धर्मशास्त्र के समय में स्पष्ट हुई। अब देखिए हम लोग कुछ बात जान लेते हैं। देखिए धर्मशास्त्रों के समय, अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं पहले, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय में मतलब सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य जातियों यथा अम्बस्ट उग्र निषाद मागध वैदेहक रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं, ठीक है। निर्वसित जो है उसको जो है अस्पृश्य माना है, ठीक है। अब देखिए पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, ठीक। हमें देखिए यहाँ पे प्रश्न में बस इतना जानना है कि अगर पूछ ले हमसे किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप, ठीक है, देखिए शब्द पे ध्यान रखना है। जब स्पष्ट रूप हमसे पूछ ले तो धर्म शास्त्रों के समय में हमें अपने विकल्प को लगाकर प्रश्न को सही कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न क्या है, हमसे कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, ठीक है। क्या 900 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, प्राय 1200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, 6000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं कि जो लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, ठीक है। इसमें देखिए विद्वानों में मतभेद है, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ ना, वो लगभग जो है 1600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है, ठीक है। व्याख्या पढ़ते हैं, अभी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था, और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्त हुई, जिसकी तिथि देखिए क्या बता रहे हैं, 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई, ठीक है। भारत में नूह मतलब जो राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि कितनी है, 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व जो है कि ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि हमसे पूछिए अथर्ववेद में जो है लोहे का उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है, तो श्याम अयस रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख
प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है, कि उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, ठीक है, जो अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार्य है। ठीक, अब देखिए हमारे विकल्प में क्या था, एक तो 9000 वर्ष पूर्व था, एक 12000 था, एक 6000 था, ठीक है, न जो है 1600 से 1200 ईसा पूर्व था, ठीक है, ना 1400 ईसा पूर्व था, ठीक है, तो कोई ऐसा विकल्प नहीं था, सीधे सब हजार में जा रहे थे कि 9000, 12000, 6000। तो हमारा सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये बीपीएससी प्री की परीक्षा में पूछा गया 22 में। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि बोगज कुई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक, अब देखिए फिर कह रहे हैं कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। हाँ, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। बोगज कोई, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बोगज कोई जो अभिलेख था, ठीक है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, और ये एकदम सही है कि हाँ बोगज कोई जो अभिलेख है वहां पे वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, पहला हो गया कि बोगज की, ठीक है, वह अभिलेख है जहाँ पे क्या है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगजकोई में, उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। पहला उत्तर सही हो गया। व्याख्या देखते हैं कि बोगजकोई है कहाँ। हाँ, तो देखिए कह रहे हैं बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत्य देवताओं का आह्वान करते थे। अब देखिए बोगज कोई को बता रहे हैं एशिया माइनर में, ठीक है, और 14 शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख यहाँ से मिले, ठीक है। इस अभिलेख में क्या हुआ, इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं का आह्वान करते थे। ठीक, अब देखिए अभी हम लोगों ने दशराग युद्ध की बात की थी। दशराग युद्ध का मतलब क्या है, 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। अब कह रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, या किस तट पर लड़ा गया, किस नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है। तो देखिए क्या गंगा पे लड़ा गया, ब्रह्मपुत्र पे लड़ा गया, कावेरी पे लड़ा गया, परुशड़ी पे लड़ा गया, ठीक। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो गया कि परुशड़ी पे लड़ा गया, ठीक है, जिसे आधुनिक काल में हम रावी नदी कहते हैं ना, वही परुशड़ी है, ठीक है, जिसे हम जो है रावी नदी कहते हैं वही परुशड़ी है। किसके बीच लड़ा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके बीच लड़ा गया, तो इसको देख लेते हैं। देखिए रावी नदी के किनारे ये जो है भरत जन, हम्म भरत जन और 10 अन्य जनों के बीच लड़ा गया, 10 और 10 अन्य जनों के बीच लड़ा गया। हम्म अब देखिए परिणाम क्या हुआ, यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो परिणाम ये हुआ कि जो है भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई। जो भरत जन के जो प्रमुख थे, ठीक है, जैसे भरत जन और अन्य जनों के 10 अन्य जनों के बीच हुआ, ठीक है। तो भरत जन के एक प्रमुख थे, ठीक है, जिनका नाम सुदास था, प्रमुख थे सुदास, ठीक है। सुदास हो गए विजयी, इसमें सुदास हो गए क्या हो गए, विजयी हो गए। अब देखिए और कुछ बातें हम लोग जान लें कि जैसे जो प्राचीन काल के नाम थे, ठीक है, ऋग्वेद काल की नमी नदियां थी, उनका आधुनिक नाम क्या है, इससे जो अगर प्रश्न बन रहा है तो इस बात को हमें देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि देखिए हमने देख लिया कि रावी को जो है, ठीक है, जो आधुनिक काल में, पहले ही समझिए जो प्राचीन काल में ऋग्वैदिक काल में परुशड़ी थी, वो आज क्या है, जो परुशड़ी थी वो आज रावी है। पहला तथ्य हमारा क्लियर हो गया, परीक्षा उपयोगी तक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए जो नदी वितस्ता थी, वितस्ता, हम्म वितस्ता तो क्या कहते हैं आधुनिक काल में, यही झेलम थी, ठीक है, झेलम चेनाब वाला, ठीक। वितस्ता
आज आधुनिक काल में क्या है, झेलम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए अस्किनी, ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में अस्किनी नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसमें तो नी है ना। अब देखिए चेनाब, उसमें भी नीना, चेनाब, नीना, इसे ध्यान रख सकते हैं कि अस्किनी, चेनाब, वितस्ता, ठीक है, झेलम। और सुनिए अभी और नदियां हैं। ठीक, बिपाशा नदी एक आती है, बिपाशा भी, इसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये बिपाशा। ठीक है, तो बिपाशा जो है व्यास, ये तो कंफर्म है कि बिपाशा पहले जो है, बिपाशा जो नदी थी, ठीक है, ये ताला विषय रहेगा, बिपाशा नदी। वो क्या थी, ब्यास नदी। आधुनिक काल में ये ब्यास नदी हो गई है। ठीक, अब देखिए सदा नीरा जो नदी थी, सदा नीरा, सदा नीरा जो है, पहले तो ऋग्वैदिक काल में सदा नीरा, इस समय गंडक के नाम से जानी जाती है, गंडक। ठीक है, गंडक के नाम से। अब देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, शतुद्री। ठीक है, शतुद्री, जिसे सतलज कहा जाता है, आज के समय सतलज कहा जाता है, वो शतुद्री नाम से। ठीक है, ये तो बड़ा मिलता जुलता है कि शतुद्री, शतुद्री आधुनिक काल में क्या है, सतलज हो गया है। ठीक, पुनः रिवीजन करते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमसे कहे कि रावी नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था, ठीक है, तो परुश्री नाम था। ठीक, एक प्रश्न हमारा तैयार हुआ। हमसे पूछे चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक काल में कौन सा नाम था। ठीक है, तो चेनाब जो है अस्किनी नाम से प्रसिद्ध थी। हमसे झेलम पूछे, झेलम वितस्तता। ठीक है, हमसे अगर ब्यास पूछे, ब्यास नदी जो है प्राचीन नाम इसका बिपाशा था। हमसे गंडक पूछे, इसका प्राचीन नाम सदानीरा था। ठीक है, हमसे पूछे कि सतलज का प्राचीन नाम बताइए, तो शतुद्री था। ठीक, अब देखिए अभी और महत्वपूर्ण, देखिए जो ऋग्वैद काल है ना, उसमें जो आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद में जो है आर्य का जो है कितनी बार शब्द प्रयोग हुआ है, तो 36 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर्यों का जो है 36 बार प्रयोग हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और सुनिए, देखिए एक बात यह भी आती है कि जो है सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। ठीक है, लेकिन आगे सुनिए, कह रहा है उनके द्वारा जो उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती से नदीतमा। ठीक है, सरस्वती का एक दूसरा नाम इन्होंने दिया, जो आज वर्तमान में सरस्वती भी है, इसको उन्होंने नदीतमा कहा, मतलब नदियों की माँ। माने सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, अब देखिए गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में मात्र एक बार है। यमुना का हमसे पूछ ले, हमसे पूछे यमुना का कितना उल्लेख है, तो यमुना का 3 बार उल्लेख है। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, व्याख्या को देखते हैं, फिर अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहे कि दसराग युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी आधुनिक रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक, सुदास की विजय हुई। ठीक, हमें ये पता चल गया। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है कि सभा और समिति को अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद जो था, ठीक, अथर्ववेद में क्या हुआ, सभा और समिति को ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई। ठीक है, अथर्ववेद इसी का था, तो समिति में, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक है, 2 पुत्रियां कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि बताइए गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बस हमसे पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक, अब देखिए क्या कुंडग्राम में हुआ, लुम्बिनी में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, वैशाली में हुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, गौतम बुद्ध जी लुम्बिनी में। ठीक है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, लुम्बिनी है कहाँ, तो लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, कब हुआ यह भी महत्वपूर्ण है, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, कहाँ हुआ यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। ठीक, अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं, बड़े ऐसा, ठीक है, अच्छे ढंग से देखेंगे व्याख्या को। कह रहे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था।
ठीक। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तन मृगदाव, ठीक है, ऋषि पत्तन किसका दूसरा नाम है, सारनाथ का, में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, देखिए जब प्रथम, ये भी प्रश्न बनता है कि जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसे कहते क्या है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक, कहाँ पे दिया, सारनाथ में, इसका दूसरा नाम ऋषिपत्तन भी है। ठीक, जब इनकी मृत्यु जो है, निधन जब इनका कुशीनगर में हो जाता है, तो बौद्ध साहित्य में उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक, देखिए इनका जन्म जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, कि इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। अब देखिए एक बात स्पष्ट हो गई कि आदरणीय गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। अच्छा, महावीर जैन का जन्म कब हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है, महावीर जैन का जन्म कब हुआ, यहीं पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो महावीर का जन्म जी का जो है, जो मिलता है समय, वो 540 ईसा पूर्व मिलता है। ठीक है, 540 ईसा पूर्व मिलता है, इनका 563 मिलता है। ठीक, अब देखिए कहाँ पे हुआ महावीर जी का जन्म, तो कुंड ग्राम में हुआ। कहाँ पे हुआ, कुंड ग्राम में हुआ। उनके पिता कौन थे, उनके पिता थे सिद्धार्थ, ठीक है, माता त्रिशला थी। ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। और पुत्री का नाम क्या था, अड़ोजा था। तो ये सारी बातें हम लोग देखा। अब देखिए आ गया वही प्रश्न, हमसे कह रहे हैं कि कौन जो है, हमसे ये कह रहा है ना कि कौन जो है बोध गया में किसी किसे ज्ञान की प्राप्त हुई थी। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई थी, क्या महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, या फिर किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सीमांधर स्वामी को या पार्श्वनाथ स्वामी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों देखिए 22, ठीक है, बीपीएससी प्री 2022 की परीक्षा में, मतलब अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, और अगर आप थोड़ा भी गंभीर है ना तो इस प्रश्न को सही कर लेंगे कि गौतम बुद्ध जी को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को कहाँ पे, बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इनका जो, जब इन्होंने गृह त्यागा ना, गृह त्यागा, तो यह भी प्रश्न बनता है, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, जब यह गृह त्यागते हैं तो क्या होता है, इसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक, अब देखिए जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक, यह भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, और महापरिवार का किसे कहा गया, जब जो है इनका निधन हो जाता है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक, अब देखिए हमारे सामने जो है अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है, क्या बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्या प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया, क्या कि ऋषिपत्तन में दिया, इनका निधन कुशीनगर में हुआ, कहाँ हुआ, ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखिए हम लोग मिलाएंगे प्रश्न को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन हम लोग इसको मिला लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ भाई साहब लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो गई बोध गया में। प्रथम प्रवचन, ठीक है, प्रथम प्रवचन सारनाथ, इसी को कहा गया ऋषिपत्तन। ये ध्यान रखिएगा, बार बार इसलिए बोल रहे हैं, कभी कभी ऋषिपत्तन विकल्प में रखते हैं। ठीक है, तो गलत होने का ज्यादा चांस होता है। ठीक, अब देखिए निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ। ठीक है, अब देखिए इनके जो है आगे के प्रश्नों पे, जो गौतम बुद्ध जी पे और प्रश्न बनते हैं, उन्हें आगे की वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय गुरुदेव।